जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड का जो पहला मॉडल पेपर आया है और उस मॉडल पेपर का हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग देखते हैं ये जो एग्जाम आपका होने वाला है, जैसा कि पहले से संभावित बताया गया है कि 16 फरवरी को हम लोग का एग्जाम होगा फिजिक्स का। तो आज हम उसी फिजिक्स भौतिकी का आंसर लेके आए हैं आपके लिए। समय आपका 3 घंटा का रहेगा बाबू और 70 नंबर का परीक्षा होने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या 48 तो रहेगा, लेकिन आपको 48 बनाना नहीं है। सर बनाना कैसे है? 1 से लेकर 25 तक पूरा का पूरा एमसीक्यू है, उसको तो रगड़िए देना, उसको छोड़ना है नहीं आपको, ठीक है ना। ABCD खाली 4 को आंसर रहता है, ओकरे में वो कौन आंसर मार देना है आपको, ठीक है। आगे आपको हम बता दें कि जो अगला 26 से लेकर 34 तक रहने वाला है, 26 से लेकर 34 तक में जो है कुल मिला के इस 26 से लेकर 34 तक में सवाल आपका होता है इधर 5 और 4 9, और 9 में आपको बनाना कोई कुल 7 ही है, यानी कि यहाँ पे आपका कुल 7 सवाल बना जो 1 नंबर का होने वाला है। तो 1 नंबर का कुल आपका हो गया 25 और 7 32 क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 25 MCQ रहेगा और 7 आपका है जो शॉर्ट आंसर, मतलब 1 वर्ड में आंसर आपको देना रहेगा बाबू, ठीक है ना। 35 से लेकर 42 तक जो इधर हो आपका 6 और 2 8 क्वेश्चन, इस 8 में आपको 6 ही बनाना है बाबू, और ये आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी 6 गुना 3 18 नंबर का रहने वाला है। ये आपको एक बार हम शॉर्ट में समझा दें, ये 1 × 25 MCQ हो गया 25। यहाँ पे 7 सवाल आपको बनाना है, इसमें से कहा गया इसमें से, तो इसमें आपको जब 7 बनाना है इसमें, तो इस 7 सवाल में अगर इसको हम करें तो 1 × 7 ये हो गया आपका 7 मार्क्स का। यहाँ आपको बनाना है ये 35 से लेकर 42 तक जो है 3 मार्क्स का है। बनाना कुल कितना है आपको 6 सवाल, तो अगर इसको हम ऐसा करेंगे सर 3 × 6 ये हो गया 18 मार्क्स का। और लास्ट में बड़ा ही पैटर्न चेंज किया है, आज तक 2014 से पहले तक जो है 2014 के बाद से अभी तक हमेशा 5 मार्क्स का 3 सवाल देता था मैक्सिमम, लेकिन इस बार आपको 4 सवाल बनाना है 5 मार्क्स का। और वो भी देख लीजिए 43 से लेकर 48 तक मतलब कुल 6 सवाल हैं और बनाना आपको सिर्फ 4 ही है। तो 5 × 4 = 20। जब सबको आप जोड़ेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा ये हो गया 32 और 18 50 और 20 70, ये आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम पैटर्न में है। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं एक एक करके, लेकिन आज हम MCQ जो है जितना 1 से लेकर 25 तक उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फायदा क्या है आपको ना, कि इसमें कुल आपको सवाल पूछ रहा है 6 5 मार्क्स का, और बनाना कोई 4 ही है आपको, यानी 2 सवाल आप अपने हिसाब से जो समझ में आता है, जो आप कंफर्म नहीं है उसको छोड़ देंगे, लेकिन जिसमें कंफर्म उसी को बनाना है सिर्फ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सीधे MCQ की तरफ। आप पैटर्न आप समझ गए हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है सर वो क्या है, आइए उसको डिस्कस किया जाए थोड़ा सा। एक्चुअली में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो जो जैक का मॉडल पेपर आया था क्वेश्चन बैंक, उसी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, इसमें से ना कौन सा आवेश संभव है। हम लोग आवेश के संभव के लिए की बात पढ़े हैं, वो है Q = +- NE, यानी क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। और क्वांटाइजेशन के फॉर्मूला पे इसको लोग बैठाते हैं। एक बात आपको याद रखना होगा सर कि n यहाँ पे होता है सर इंटीजर, और इंटीजर का मतलब ये है कि जिसका आंसर 1 2 3 4 या -1 2 3 4 आए वही आंसर पॉसिबल है। अगर फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका आंसर B होने वाला है, और आपको हम बताते हैं B कैसे होने वाला है। इस चार्ज के जगह पर हम बैठाते हैं वैल्यू 3.2। तो देखिए ध्यान से, Q = NE फॉर्मूला में Q की जगह बैठाएंगे हम 3.2 × 10⁻ है कितना -18, तो -18 इक्वल्स टू n तो नहीं पता है, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻ -19, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू था पुट कर दिए, n हमको फाइंड करना है सर। तो 3.2 × 10⁻18 बटा में सब मल्टीप्लाई में चल जाएगा, नीचे डिवाइड में 1.6 × 10⁻19, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार में खत्म हो जाएगा, और इक्वल टू n बचेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो n = सर क्या मिलने वाला है, ऊपर 10⁻18 है और नीचे है -19, ऊपर जाकर हो जाएगा सर +19। तो आपको मिलेगा n = कितना, एक 2 बचा ही हुआ था यहाँ पे, तो 2 और इंटू 10 का पावर कितना 19 में 18 जाएगा, बचेगा 1, यानी n = 20। क्योंकि n जो है उसका आंसर 20 आ रहा है इस क्वेश्चन में, और जब n का वैल्यू 20 आ रहा है मतलब एक इंटीजर है, और इंटीजर है तो इतना चार्ज पॉसिबल है। बाकी आप इसको या इसको वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो आपका n का जो आंसर है वो 20 21 22 एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए आपका जो आंसर नंबर B है वो सही आंसर है इसका, ठीक है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, Q = NE पे इसको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखेंगे समझेंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझना होगा आपको। कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो आवेश द्वारा किया जाने वाला बल कितना बल अनुभव करेगा। एक चार्ज को ना हम कहाँ पे रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं जो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, और वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप पढ़े हैं, होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
तो इसी वैल्यू पे बैठाया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं E से, फोर्स को F से और चार्ज को दिखाते हैं Q से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो F बराबर आपको कितना मिलेगा Q इंटू ई, और Q इंटू ई यही हमारा फोर्स जो हम फील करने वाले हैं यही है, और Q इंटू ई हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूनिट चार्ज से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है एकदम। प्रत्येक जो है धारिता कितना है C है, और 3 ठो संधारित्र को कौन सा क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में, यानी कि हम इसको जोड़े हैं सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और एकदम आसानी से आपको याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहता, यानी कि अगर श्रेणी क्रम रहता तो फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्योंकि बात कर रहा है श्रेणी यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम का इसका, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, तीनों का बराबर है C है तो C प्लस C यानी C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C, ये 3C इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपका 3C पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर सीरीज पूछता तो ये वाला बैठाएंगे फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला से आप आराम से पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है जो भी C/3 या 3/C आ जाता। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक गॉसियन सतह है जो 3 आवेश कणों से घिरा हुआ है। गॉसियन सतह है, 3 आवेश कणों से घिरा हुआ है, और इसमें आपको जो है बताना ये है कि बताइए कि इसमें ओवरऑल जो है वो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है, और हम लोग को बताना है। सबको पता है सर गॉसियस थ्योरम कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, तो गॉसियस थ्योरम के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स होता है सर वो Q इनक्लोज का मतलब सरफेस के अंदर टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एकदम आसान है, और यहाँ पे टोटल चार्ज कह रहा है कितना कितना, तो Q1 इतना है, Q2 इतना है और Q3 इतना है। वैल्यू बैठा दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई कितना सर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से निकालेंगे सर फाई E बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को जोड़ेंगे आप तो -14, उसके बाद प्लस 78.85 और प्लस कितना है तो यहाँ पे है -56, और बाई कितना तो एप्सिलॉन नॉट। जब सारे वैल्यू को बैठाएंगे सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, तो फाई E बराबर इसको जोड़ेंगे आप ना तो -14 और -56 70 हो जाएगा, और 70 और ये 78 जो कि प्लस में है, यानी बचेगा कितना ऊपर में 8.85। सर ये को बड़े मजेदार बात पता है क्या, सब में नैनो कूलम लगा हुआ है, तो नैनो कूलम अगर हम लिखते चलते हैं सर, यहाँ पे नैनो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है ना सर, तो 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाई अब आइए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना बैठाएंगे, होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से आपको मिला फाई का वैल्यू कितना, 10 के पावर -9 है नीचे, -12 हो जाएगा +12, तो 10 के पावर -9 + 12 यानी कि मिलेगा फाई इक्वल टू कितना 10 का पावर सिर्फ 3, और ये 10 का पावर 3 पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर कैसे कैसे सॉल्व किए, एकदम आराम से देखिए इसको। एक ही फॉर्मूला होता है, गॉसियस थ्योरम बताया गया है, जो टोटल फ्लक्स होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q इनक्लोज का मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज, अंदर चार्ज है Q1 Q2 और Q3, इसको रख दिए बाय एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है परमिटिविटी के लिए, यहाँ पे उसको पुट कर दिए और हमको फाइनल आंसर इसका मिल गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का इजी सा सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C होती है, और जब इसमें हम एक स्थिरांक कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 5 को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें, किसी भी पैरेलल प्लेट में अगर 2 पैरेलल प्लेट रखा हुआ है, इसके बीच में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी का मतलब इसके बीच का सेपरेशन होता है, ए का मतलब एरिया ऑफ प्लेट होता है, और एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी होता है, यानी कि इसके बीच का जो है मीडियम होता है। तो अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं तो ये उसी का k टाइम्स बढ़ जाता है। तो कह रहा है 5 को ऐड करेंगे तो इतना का पूरा जो है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू 5 हो जाएगा, यानी 5 गुना बढ़ जाएगा, और जब ये 5 गुना बढ़ेगा तो ये 500 यानी कि 500 टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको अब याद रखेंगे, फॉर्मूला बता दिए कौन सा लगा है। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे तांबे का छड़ है, देखो तांबे का छड़ लेना है आपको, ठीक है ना, और उसी तांबे का छड़ का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का बात करना है, और कहा जा रहा है कि बताइए अगर वायर को पतला कर दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बात आप याद रखेंगे, इस तरह के केस में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो टर्म होता है सर, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस टर्म होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है
तो इसके नेचर पे डिपेंड करता है, न कि इसके स्ट्रक्चर पे। अगर आप इसके लेंथ को, ब्रेड्थ को, एरिया को बढ़ाते घटाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ नेचर को बदलेंगे मटेरियल का तो फर्क पड़ेगा। इसलिए इसको हम आंसर कहें कि सेम रहेगा, बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा है कि वायर के लेंथ को अगर हम पतला कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एकदम आराम से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन जैक मॉडल पेपर में दिया गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब समय है आपका रिवीजन करने का, घर पे खूब रिवीजन करिए, बहुत बढ़िया से करिए, एकदम एक रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर क्लास 12 का रिजल्ट खराब होता है बाबू, याद रखेंगे, एकदम आपको याद ही रखना है, क्लास 12 के बाद अगर आपका आने वाला जितना भी समय है वो इसके रिजल्ट पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपका ये रिजल्ट खराब होता है तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाला डिसीजन मेकिंग में कि क्या करें और क्या ना करें। तो इस बात को जरूर आप अच्छे से याद रखेंगे कि आपका क्लास 12 बहुत बढ़िया हो, ठीक है। और उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें, हम आपका जरूर मदद करेंगे आपके रिजल्ट को बूस्ट कराने में। आइए, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। ओम का नियम तबे मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं, V = I आया तब होता है जब अदर फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर सारा का सारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब चालक का तापमान या टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो जब उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी जो है ये नियम काम करता है, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे काम करता है। सर ई जो है फिगर जो दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है, कैसे बनेगा सर, बहुत आसान सवाल है। आप लोगों ने किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ का तो जरूर ही नाम सुना होगा, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो नाम जरूर किरचॉफ्स लॉ का सुन रहे होंगे, नहीं पढ़ने वाले हैं तो कोई नाम नहीं सुने हैं अभी तक, आपके लिए सारा कुछ जीरो है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को सर KCL नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक और इसका नाम है, उसका नाम है जक्सन रूल। और ये जक्सन रूल क्या होता है, जक्सन रूल साफ साफ कहता है आने वाली बराबर जाने वाली। अब सर ये आने वाली जाने वाली क्या है, तो आने वाली जाने वाली नीचे आपको लगाना पड़ेगा धारा यानी कि करंट, यानी किसी भी जंक्शन से जंक्शन की ओर आने वाली करंट और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट बराबर होती है। अब आइए यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 और यहाँ से 2, तो यहाँ हो गया 2 + 2 = 4। ये 4 एम्पियर फ्लो करते करते पहुंचा यहाँ, जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट चला जाएगा, तो यहाँ 4 - 1 बचा कितना, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, 3 यहाँ बहते बहते पहुंचा, 3 में इधर 1.3 चला गया, तो 3 में 1.3 भी चला गया। सर कैसे पता चला गया, एरो देखिए जाते हुए दिख रहा है, मतलब चला गया, तो बचा कितना 1.7, यानी नीचे कितना बच गया यहाँ पे 1.7, और 1.7 जो एम्पियर है ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है बाबू, एकदम हलवा है, कुछ करना ही नहीं आपको, ये देखना है और आंसर तुरंत टिक मार देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाबू, बता दें आपको कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रहता तो आप वेबर में टिक मार देते, कहीं कोई समस्या नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका होता है टेस्ला, क्योंकि टेस्ला जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि टेस्ला रहे या वेबर पर मीटर स्क्वायर रहे, दोनों ही आंसर सही है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में सर परिनालिका के बारे में कह रहा है, सोलेनॉइड के बारे में कह रहा है, और परिनालिका जो है चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट किससे होता है, आपको बता दें ये इंडिपेंडेंट होता है लेंथ से, और दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेंथ से और क्रॉस सेक्शनल एरिया से। सोलेनॉइड का बेसिकली शेप आपको बताया गया कुछ इस तरह का होता है, हेलिकल पाथ का होता है, हेलिक्स का पाथ फॉलो करता है, तो हम कह सकते हैं कि सब में ये रेडियस के लिए जो है रेडियस इंडिपेंडेंट है, बाकी करंट पे तो निर्भर करेगा ही करेगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा कि आपका रेडियस, ठीक है, इसको ध्यान में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमने बहुत जल्दी आपको बता देते हैं, बस आराम से समझिए, पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, लॉन्ग आंसर भी लेके आएंगे हम, पहले आपको शॉर्ट बता देते हैं। कह रहा है 2 पतले लंबा समांतर तार ले लिए, बीच का दूरी d ये भी ले लिए, तो बताइए क्या आई धारा प्रवाहित करने पे हुए क्या होगा, यानी कैसा कैसा फोर्स होगा। आप लोग चैप्टर 4 में टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं ना, ये इस बार के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में क्लास 12 में डेरिवेशन पूछा हुआ था, प्रूफ करके बताना था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो अभी आपको बताना है इस पे जो न्यूमेरिकल आया सर, वो जो MCQ कैसे बनेगा। तो 2 तार है सर, इसमें मान लीजिए आई धारा, इसमें भी आई धारा है, क्योंकि आई ही कह रहा है यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, बीच का दूरी d है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा वो एक दूसरे का जो है वो लगेगा अट्रैक्शन नेचर का होगा, यानी आकर्षण प्रकृति का होगा। जो फॉर्मूला होता है दोनों के बीच में वो होता है म्यू नॉट
I1 I2 बाई 2 पाई आर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को प्रूफ भी करना है, ये एक डेरिवेशन भी है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 दोनों का मान तो बराबर I है, तो हो जाएगा I इंटू आई कितना I स्क्वायर, और 2 पाई आर का मतलब होता है इसके बीच का सेपरेशन यानी कि दूरी, और दूरी कितना है यहाँ पे D है, तो 2 पाई D यानी म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई D, तो हो जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई D। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है और आकर्षण नेचर का है, मतलब अट्रैक्शन नेचर का है, तो हम कह सकते हैं क्या कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग ध्यान देंगे, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई D, इसी फॉर्मूला के आधार पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सर 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ना स्वप्रेरकत्व का एसआई इकाई क्या है। सर इससे आसान सवाल क्या ही पूछेगा बताइए ना, अगर ये पूछ दिया तो आपको तो हौले हौले हो जाएगा परीक्षा में, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है कि इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। साइंटिस्ट हेनरी के नाम पे इसका नाम पड़ा हेनरी, क्योंकि जूल आपको पता है किसका होता है, एनर्जी का होता है, कूलम चार्ज का होता है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, तो इसका सिर्फ हेनरी ही होता है। नंबर 13 क्या कहता है, आइए देखते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा के बारे में बात कर रहा है। सर क्या कहता है बताइए, उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न होता है। ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ध्यान समझना है आपको। आपने वो लेंज चचा का नाम सुना है, लेंज चचा क्या कहते हैं, फैराडे के जस्ट बाद इन्होंने अपना नियम कानून बताया। इनका नियम कानून कुछ ऐसा था कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल के पास अगर एक मैग्नेट को लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, पास लेके जाएंगे तो नॉर्थ पोलैरिटी बन जाता है, नॉर्थ पोलैरिटी बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, जब दूर लेके जाएंगे तो इसके ही अंदर जो है वो साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाता है इस तरह से, और ये नॉर्थ साउथ को दूर नहीं जाने देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी का ये विरोध करता है, और यही लेंज लॉ में समझाया गया है आपको, ठीक है, यही है लेंज लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन यही बताया गया है कि जब आप मैग्नेट को पास लाएंगे तो ये इसको रिपेल करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने अंदर नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट कर देता है करंट के मूवमेंट के कारण, ठीक है। जब इसको दूर लेके जाएंगे तो ये अपने अंदर साउथ पोलैरिटी डेवलप करके अपनी तरफ इसको खींचेगा, यानी कि एक बार उत्तरी ध्रुव बना के धकेल रहा है, एक बार दक्षिणी ध्रुव बना के उसको खींच रहा है अपनी तरफ, जिसके चलते ये उसी कारण का विरोध कर रहा है जिससे ये उत्पन्न होता है, और यही लेंज लॉ में समझाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आसान सा क्वेश्चन है, चैप्टर 7 में अल्टरनेटिंग करंट में आप इस चीज को पढ़े हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका जो वैल्यू दिया गया है उसमें स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 पॉइंट एकदम आसान है 707 इंटू आई नॉट होता है। ये फिक्स वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको देखे ही हैं कैसे आया है, बहुत इजी से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 तो और भी आसान दे दिया है, तो ये तो चैप्टर 9 से है, और क्लास 10th में भी इसको आप लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब आप पढ़े हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का घटना, प्रकाश के अपवर्तन का घटना, जिसमें प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दैट मीन्स लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो होता क्या है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट कर जाता है, और कहानी कुछ ऐसा होता है कि जब ये रेरर से डेंसर जाता है, रेरर से डेंसर जाता है, ऊपर रेरर है नीचे डेंसर है, तो होगा क्या, ये जो है जाना था जापान और पहुंच जाता है चीन, यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट करके और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ चला जाता है। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछता, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि डेंसर से रेरर जाएगा क्या होगा, तो आपको कहना था बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये बात आपको पता है। अगर 90 डिग्री जाएगा तो क्या कहेंगे, डज नॉट चेंज इट्स पाथ, सीधा जाएगा तो पाथ चेंज नहीं करेगा। सर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आपको बताना है कि लाइट जो ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वो कैसा घटना को बताता है। ये कुछ इस तरह के शेप का मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, लाइट यहाँ से अगर इंटर करेगा तो ऐसे 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 होते 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 यहाँ पे, जो पहले के समय में इंडोस्कोपी ये सब जांच होता था डॉक्टर के द्वारा, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता था, और ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना को बताता है, जिसमें लाइट एक बार इंटर करता है तो बार बार घूमते घूमते धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी, और समझ ही रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
ये भी ऑप्टिक्स का ही सवाल है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बात कर रहा है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात कर रहा है। नाम ही है इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मतलब ये मिक्सचर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें दो गो, एगो छोटका गो के लेंस और एगो बड़का गो के लेंस लिया जाता है। छोटा वाला लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और बड़े वाले लेंस को बोलते हैं आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव है और ये है आईपीस। तो है क्या यहाँ पे कहानी, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज कैसा होता है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा गया है तो इसका जो इमेज बनता है यहाँ पे बनता है, जो कैसा होता है, जो यहाँ पे बना इसके द्वारा वो रियल भी होता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, रियल और इनलार्ज्ड होता है। लेकिन वापस से जब ये आईपीस से होकर इसका इमेज बनेगा ना बड़ा वाला, तो ये बहुत इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज हो जाता है, जो कि वस्तु से भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो लास्ट का इमेज जो बनेगा आईपीस से वो यहाँ बनेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव से बनेगा वो यहाँ बनेगा। जो इसका आंसर कैसा होता है, तो होता है रियल एंड लार्ज, यानी कि रियल बनेगा और लार्ज बनेगा, ठीक है, यानी कि वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीयक एकदम आसान है बाबू। आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में चैप्टर 10 में आप लोग पढ़े वेव ऑप्टिक्स में कि वेव के सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल में हम लोग पढ़े थे, यानी कि हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट ने, ह्यूजेंस नाम के साइंटिस्ट ने सेकेंडरी वेवलेट का सिद्धांत बताया है, ठीक है। सर हवा में डबल स्लिट यानी कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट, जब इसको एयर और वाटर का दो अलग अलग जगह पे डुबाया जाता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है, उसके फ्रिंज विड्थ में क्या फर्क पड़ता है, उसके व्यतिकरण में क्या फर्क पड़ता है, आइए समझते हैं इसको हम लोग। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो है सर μ2 बाई μ1, यानी अलग अलग मीडियम का बात करेंगे तो होता है λ1 बाई λ2। μ2 का मतलब मान लीजिए आप वाटर और μ1 का मतलब मान लीजिए आप एयर, और λ1 का मतलब एयर और λ2 का मतलब हो गया वाटर। तो μw यानी म्यू वाटर जो होता है, जो वाटर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो जो μw होता है सर वो बड़ा होता है किससे, μa से, क्योंकि μa का वैल्यू ना 1 होता है, एयर में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, फिक्स होता है, इसीलिए ये इसका जो विड्थ लेयर है वो कैसा करेगा, जिसका डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। देख लीजिए ये स्नेल्स लॉ से ये फॉर्मूला आया है, और स्नेल्स लॉ के फॉर्मूला के हेल्प से आपको ये हम बता दिए हैं कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आइए एक्सप्लेन भी कर देते हैं इसको। डी ब्रॉगली चैप्टर नंबर 11 का कहानी है ये। चैप्टर 11 में पढ़े डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें आपको पढ़ना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या कि बताइए जब काइनेटिक एनर्जी ई हो जाए, तो हम लोग पढ़े हैं सर जो काइनेटिक एनर्जी होता है के ई वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है, यानी हाफ mv² जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं सर, इसी में ऊपर और नीचे mm से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो बराबर तो होगा ही होगा, ऊपर mm 2 बार हो गया, m² v² बाई 2m बराबर की तरह हो जाता है सर ev। और आगे बढ़ते हैं m² v² का हम मोमेंटम के हिसाब से लिखते हैं p² बाई 2m इक्वल टू ev। ध्यान से क्या क्या कर रहे हैं सर आप, m 2 बार m² v² और m भी किसका वैल्यू होता है p का, यानी मोमेंटम का, तो p² बाई 2m हो जाता है। और अगर यहाँ से निकालेंगे p² बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2m ev, तो सिर्फ p बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 2m ev, और अंडर रूट वाला कहानी जो है आपका 2m ev वो h बाई 2m ev जो है लैम्डा बराबर h बाई p के फॉर्मूला से हमको मिला। यही है आपका डी ब्रॉगली का इक्वेशन। वैल्यू कैसे है आपको यहाँ बता दिए हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आराम से देख लीजिए, ये आपको चैप्टर 11 में आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है और बढ़िया समझ में आपको आएगा। अगला कह रहा है बोर के परमाणु मॉडल में, दैट मीन्स द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh बाई 2 पाई। जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कोणीय संवेग होता है, उसी का मल्टीपल होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम। डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वो है कहाँ है, हाँ 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल क्या रहा है सर, n = 2 से n = 3 में आ रहा है, क्या क्या होगा, एकदम आसान है। आप लोगों ने 5 तरह का लाइन सीरीज पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ा है लाइमन, आपको हम पूरा ही समझा देते हैं। सेकेंड पढ़े हैं बामर, थर्ड पढ़े हैं पास्चन, चौथा पढ़े हैं ब्रैकेट, और पांचवा पढ़े हैं फंड सीरीज, जिसको हम लोग पी साइलेंट होता है ना, फंड सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट यानी कि 2, 3, 4 से जंप करके
n इक्वल टू 1 पहले ऑर्बिट में आता है तो लाइमर सीरीज का फॉर्मेशन करता है। जब 3, 4, 5 से जंप करके n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो बामर सीरीज के बारे में बात करता है। और यहाँ पे कह रहा है 3, 4, 5 से जंप कर किस में आ रहा है, सेकेंड में, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बामर सीरीज, यानी बामर श्रेणी का बात कर रहा है। पास्टन सीरीज कब बनेगा, जब 4, 5, 6 से जंप कर किस में आएगा, n इक्वल टू 3 में, तो पास्टन सीरीज बनाएगा। इस तरह से सीरीज का फॉर्मेशन करता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 23 क्वेश्चन क्या कहता है सर, बाबू थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम एक चीज देखें, ऑप्टिक्स का नेक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया है, तो ऑप्टिक्स पे भी न्यूमेरिकल देगा आपको मॉडल 2 में, इसका टेंशन नहीं लेना है आपको, उस पर भी न्यूमेरिकल आता ही है। ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 13 से, ये 13 चैप्टर से दिया हुआ है। आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 फर्मी, और आर नॉट आप लोग पढ़े हैं रिडबर्ग कांस्टेंट में 1.2 फर्मी होता है। यहां से आपको एटॉमिक नंबर यानी ए बताना है, जो रिलेशन आप जानते हैं वो आपको बता दें, वो होता है आर बराबर आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। तो यहां से आर बटा आर नॉट बराबर हो जाएगा ए का पावर 1/3। आर का वैल्यू हो गया आपका 3.6 बटा आर नॉट कितना हो गया 1.2 बराबर ए का पावर कितना हो गया 1/3। डेसिमल डेसिमल हटा, 12 करते हैं और कटा 3 बार में, 3 का इस क्यूब बराबर ए। जब 1/3 पावर जाएगा तो कितना हो जाएगा क्यूब, और 3 तिया तो 9 तिया 27, यानी ए एटॉमिक जो इसका मास है, ए कितना जाएगा इसका 27 है, इसका आंसर हो गया 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पी टाइप और एन टाइप दो तरह का डोपिंग आप लोग पढ़े हैं। पी टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी एटम मिलाते हैं, और अगर एन टाइप रहता तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम मिलाते हैं। तो ट्राईवैलेंट इसमें से कौन सा है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो, और वो कौन सा है, एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होता है, इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को मिलाएंगे। सर लास्ट सवाल क्या कह रहा था, नंबर 25 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं लास्ट सवाल क्या कहता है। कह रहा है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स जो है एक्सपेंड करते हैं, और उसके बीच के जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जब स्पेस कम हो जाएगा तो गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोधकता है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुल हमको अभी हमने आपको 25/25 का बात बताया, समझाया है आपको। कुल MCQ 25 सवाल का एक्सप्लेनेशन किया आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार तरीके से। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि झारखंड बोर्ड का बहुत ही मजेदार सा चैनल है जिस पे सारा का सारा सॉल्यूशन आपको एक एक करके बताया जाएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको और दूसरे भी सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल के बारे में हमको जरूर बताया करें आप कि वीडियो कैसा लगता है, क्या इंप्रूवमेंट का जरूरत है। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।